जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को हम ऑफलाइन क्लास के DPP1 का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे का छूट गया था वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं DPP1 का सॉल्यूशन, ठीक है। DPP1 में कौन सा क्वेश्चन था, कैसा था, आप लोग पढ़े होंगे सारे बच्चे, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। इस लेक्चर को देखने से तभी फायदा होगा जब आप शुरू से अंत तक रहेगा। कई सारे चीज नया नया सीखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों, इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा तभी फायदा मिलेगा। चलेंगे, एक बात हमेशा बोलेंगे, आप लोग पेज पेपर लेकर के बैठे, ठीक है। और हमारे कैलकुलेशन करने से पहले आपका जवाब आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आज का DPP का स्टार्ट होता है। टोटल इसमें 17 सवाल है, तो लगे रहेंगे शुरू से अंत तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? पहला सवाल है आपका, किसी एकक कोशिका के कितने पैरामीटर द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा चेक करेंगे। सही आंसर इसका 6 हो जाएगा। ओके, अब चेक क्यों होगा, बहुत बच्चे को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। जब एकक यूनिक लैटिस बनाते हैं तो उसमें याद रखिए सब बच्चे 3D में बनता है। 3D में 3 एक्सिस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको डिनोट किया था हाई नामक वैज्ञानिक, इसको डिनोट किया था हाई नामक वैज्ञानिक। एक्स को ए से, वाई को बी से, जेड को किस से, सी से डिनोट किया था। इसके बिटवीन जो एंगल बनते हैं उस एंगल का इन्होंने नोमेनक्लेचर किया था अल्फा, इसको नोमेनक्लेचर किया बीटा, इसको नोमेनक्लेचर किया गामा। तो कुल मिलाकर के देखते हैं एक्स वाई जेड, 3 इसके एक्सिस होंगे जिसको एक्स वाई और जेड, एक्स को डिनोट किया था ए, वाई को बी, जेड को क्या चीज सी, 3 ये गया। और 3 इसका एक्सिस होता है, 3 इसका एंगल होता है। 3 एंगल इसका होगा अल्फा, बीटा और गामा। तो कुल मिलाकर के चेक करेंगे, देखेंगे कितना हो गया 6, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसका सही आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो गया। लुक एट, निम्न में से कौन ब्रेग समीकरण को दर्शाता है? अब चेक कीजिए इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो ब्रेग इक्वेशन को दर्शाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़े होंगे, तो बच्चे नहीं पढ़े होंगे जैसे चेक करेंगे। क्रिस्टल का क्लियर होता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा ब्रेग इक्वेशन, एक पिता था एक पुत्र था, विलियम लॉरेंस ब्रेग उसका पुत्र था और हार्वर्ड उसका पिता था। पिता ने कथन दिया और पुत्र ने उसको गणितीय रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इसको बोला गया है ब्रेग समीकरण, ठीक है। दोनों का योगदान है इसमें। तो उन्होंने कहा एक्स किरण को जब आपतित कराते हैं तो क्रिस्टल के बीच में जो ठोस होता है उसे टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाता है। तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। यदि 30 डिग्री से आएगा तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलता है एंगल आर। इंसिडेंट एंगल मतलब आपतित कोण और रिफ्लेक्ट एंगल मतलब परावर्तित कोण। तो ये होता है कोण आई बराबर कोण आर, मतलब जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से प्रकाश रिटर्न होगा। एक्सरे, चलो ये तो क्या हमारा कोण मतलब थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कई सारे लेयर होते हैं, कई सारे लेयर होते हैं और लेयर से हमारा याद रखिएगा एक्स किरण आर पार हो जाता है यदि कोई टकराने वाला चीज ना हो तो। अब देखिए यदि हम बात करेंगे तो इसमें लेयर की संख्या होता है ना, याद रखिएगा पहले तो उसको कोटि भी बोला जाता है, ठीक है। तो लेयर की संख्या जो होता है उसको एन से डिनोट किया जाता है। इसके बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस होता है जिसको डी लिखा जाता है, ठीक है। तो फाइनली इसका जो फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है एल लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है। अब देखोगे एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेयर, परतों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा से चेक करो, ये लैम्डा क्या होता है, जब रे आता है ना तो ये लेयर एक दूसरे कुछ डिस्टेंस पे वाइब्रेट करता है, कुछ दूरी पे ये दोलन करता है जिसको हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं लैम्डा। चलो अब भी क्या है, इसका डिस्टेंस है, लेयर के बिटवीन का डिस्टेंस है। साइन थीटा एंगल का कुछ न कुछ वैल्यू होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 रेडी हो जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फटाफट से रेडी हो जाओ। सेम टू सेम उसी पर आपको ये सवाल दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर ही ये आपका सवाल है। देखते कितने बच्चे का ये करेक्ट आंसर आएगा। ओके चलो चेक करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पर देखो, किसी क्रिस्टल पर एक्स किरण एक्सरे को 30 डिग्री से आपतित कराया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, थीटा है प्यारे बच्चों। कोण का मान दिया हुआ कराने पर इसका जो ऑर्डर होता है ना, कोटि द्वितीय मतलब दो परतों के बीच, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, फिर कहता है यदि एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य का मतलब लैम्डा
ट्रांसवर्स का मतलब लैम्डा, वो तो क्रिस्टल के अंदर स्थलीय दूरी, मतलब क्या निकालना है, लेयर के बिटवीन दूरी d निकालना है। तो फाइनली अभी आप जस्ट पढ़े थे ब्रेग्स इक्वेशन का ये सवाल है। तो ब्रेग्स इक्वेशन क्या होता है, ब्रेग्स समीकरण इजिकल टू एन लैम्डा इजिकल टू 2d sin थीटा। ओके, आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़े। n मतलब नंबर ऑफ लेयर या ऑर्डर कितना है 2, तो लैम्डा कितना है 1.2, ट्रांसवर्स कितना है 1.2 मैंने रख दिया, इजिकल टू 2 इंटू डी का वैल्यू क्या करना निकालना है, तो डी का वैल्यू छोड़ देंगे, फिर लिखा हुआ इंटू साइन थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे। चलिए साइन कितना डिग्री 30 डिग्री मैंने पुट कर दिया, ठीक है। कल से चलिए अब जो कटेगा उसको क्रॉस करो, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तुम लोग करो खुद से, 2 क्रॉस हो जाएगा। अब नेक्स्ट जरा चेक करेंगे, ये 1.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा d इंटू साइन कितना 30 37 का मान 1/2। आप लोग ऑलरेडी त्रिकोणमिति पर साइन 30 का मान 1/2, इसका निकालने का भी एक टेक्निक होता है, 1 2 3 4 लिख करके 4 से डिवाइड करके, ठीक है, निकाल लिया जाता है। चलोगे साइन 30 का मान 1/2, 2 इस डिवाइड में ये भाग में इधर के गुना में, तो ये हो जाएगा 2.4। अब देखेंगे किसमें, ये किसमें दिया हुआ था नैनोमीटर में, तो 2.4 नैनोमीटर इक्वल टू d। अब आंसर चेक करो किसमें दिया गया, आंसर सेंटीमीटर या मीटर में, तो हम नैनोमीटर को क्या करते हैं मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर या सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर। चेक करेंगे इसको, आप नैनोमीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिख लीजिए, जो आंसर होगा मैच कर लीजिएगा। आई होप कि इसका आंसर मीटर में आपका ये मैच हो रहा है। 2.4 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ मल्टीप्लाई कर रहे निकल गया, तो डी का मान क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। प्लीज चलो, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कुछ भी इसमें छूट रहा है हमारे पढ़ने के क्रम में, तो आप इसका इसे शॉर्ट ले लिया करो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल हर किसी बच्चे को डरा देता है, जबकि सवाल में कोई दम ही नहीं है। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ किसी रवा के तलों का मान, देखिए रवा का तल होता है, आपको हम अभी जस्ट बताया 3 एक्सिस के बिटवीन होता है x y z। इसको देखिए, ये कोऑर्डिनेट है x का, ये है y का और ये है z का। इसको एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मिलर, वो वैज्ञानिक का ही नाम था मिलर, ठीक है, यहाँ मिलर सूत्र है ना, तो मिलर ने एक पूर्णांक के रूप में डिनोट किया था सभी अक्ष को, जिसको मिलर इंडिसेस या मिलर अंक बोलते हैं। अब यहाँ पर चेक करो, ये डिनोट किया था इसके अंक को p, इसको किया था q, इसको किया था r, जितना भी अंक है सबको p q r में डिनोट किया, जो भी वैल्यू होता। तो हम चलते 3 चॉइस का दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका भी वैल्यू निकालना है, इसका भी निकालना है। एक मैं निकालता हूँ, दूसरा तीसरा आप लोग से खुद बन जाएगा, और इसमें से चेक करना कौन सा इसका सही आंसर होगा। पहला भी उन्होंने कहा ये जितने भी अंक है ना, जितने भी अंक है उसको आप पी क्यू आर में लिख लो। आप देख रहे हैं एबीसी के आगे कुछ न कुछ अंक है, वो सब पी क्यू आर हो जाएगा। तो पहला सवाल के हम चलते हैं, p इजिकल टू 1 हो जाएगा, अंक लेना केवल, याद रखना केवल अंक। q इजिकल टू कितना हो जाएगा, चेक करो, q इजिकल टू 2 हो जाएगा। चलो r इजिकल टू कितना हो जाएगा, r इजिकल टू -2 हो जाएगा। ये अंक को मैंने लिख लिया। अब दूसरा स्टेप क्या किया, इसका अपोजिट कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, इसी को कॉल उल्टा कर दिया। व्युत्क्रम कीजिए तो जितना भी अंक आपको प्राप्त हुआ है ना, सभी अंक को उलट दीजिए। तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1/1 लिख देते। 2 का उल्टा क्या होगा, चेक करो, 1/2 लिख सकते हो, इसके नीचे लिखो तो 1, इसके नीचे लिखो तो 1, उल्टा करो क्या हो जाएगा 1/-2। अब तीसरा स्टेप, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम नीचे जो है उसको हर बोलेंगे, उसका एलसीएम निकालोगे 1 2 -2, इसका एलसीएम निकालोगे तो चलो 2 या -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं प्लस ही लिखते हैं, माइनस भी लिखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, याद रखें इसे। तीसरा इन्होंने कहा इसका पूर्णांक के रूप में फाइनली निकालना है, और पूर्णांक जो निकलेगा नहीं, याद रखिएगा सही बच्चे, जो पूर्णांक निकलेगा वही इसका मिलर इंडिसेस हो जाएगा। तो पूर्णांक कैसे निकलता है, पूर्णांक निकालने के लिए जो हमारा व्युत्क्रम होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एलसीएम से, बस इतना स्टेप, 3 स्टेप याद रखिएगा, सब कहानी आपका बनेगा। तो चलेगा, पहला व्युत्क्रम क्या था चेक कीजिए, पहला व्युत्क्रम 1/1 इंटू एलसीएम कितना है 2, तो पहला अंक आ गया 2, ठीक है। दूसरा चलेगा, दूसरा क्या है, दूसरा 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तीसरा क्या है 1/-2 इंटू 2, ये हो जाएगा -1 और -1
को प्यारे बच्चों याद रखिए बार के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पर मिलर अंक इसको सूचित किया था HKL। यहाँ पर 3 अंक आ गया, ये हो गया H का मान, ये हो गया K का मान और ये हो गया L का मान। इसी तरह से आप दूसरा भी बना सकते हो, कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा कैलकुलेशन चेक करो क्या दिया हुआ, P इक्वल टू, दूसरा के लिए P का मान कितना रखोगे 2, Q का मान कितना रखोगे -2 और R का मान कितना रखोगे, C/2 है, 1/2 कर लेना। चलो तो P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा चेक करो 2 -2, R इक्वल टू 1/2। ABC को छोड़ देना और अंक को ले लेना। अब इसका क्या करना, अपोजिट करना, व्युत्क्रम इसका लिखो, व्युत्क्रम लिखो क्या होगा, 2 का अपोजिट करो क्या हो जाएगा 1/2, इसका उल्टा करो -1/2, इसका उल्टा करो 2 हो जाएगा। क्लियर, 2/1 भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगा, 1 साइलेंट रहता है। चलिए आप क्या निकालना, तीसरा स्टेप प्यारे बच्चों एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना, नीचे हर का एलसीएम निकालना। तो हर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा ना, 2 2 1 तो 2 निकल गया। अब इसका निकालना पूर्णांक, मेन यही पूर्णांक निकालना, पूर्णांक निकल गया, समझिए मिलर इंडिसेस या मिलर सूचकांक या मिलर अंक आपका निकल गया। निकाल के आप लोग अब जैसा फटाफट बताइए क्या होगा, यह हो जाएगा आपका जो भी व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल था हुआ इनटू एलसीएम, ठीक है। और 3 अंक निकलेगा जिसको HKL द्वारा डिनोट किया गया। अब H हो जाएगा P के लिए, L K हो जाएगा Q के लिए, L हो जाएगा R के लिए। निकालिए 1/2 × 2, ठीक है, व्युत्क्रम 1/2 है। उसके बाद एलसीएम क्या है, पहला एलसीएम 2 है, तो पहला के लिए निकालेंगे 1 हो जाएगा, दूसरा के निकालेंगे -1/2 × 2, -1/2 × 2 क्या हो जाएगा -1। यहाँ -1 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -1। जब किसी चीज पर हम याद रखिए मिलर इंडिसेस क्या क्या माइनस नहीं लिखा उसके सामने, उसके ऊपर लिख दिया, वो निगेटिव ही लिखा देगा, अलग अलग लिखेंगे, लेकिन उसको पढ़ा जाता बा, मथा के ऊपर लिखते हैं बात करेंगे। चलेंगे अब यहाँ देखिए 2/1 × 2 ये हो जाएगा 4। एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर आपका ये आ गया, तीसरा तुम लोग फटाफट से निकाल लेना। अब बात करेंगे इसका आंसर का, फाइनली इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्या है, ये सब आंसर में देखेंगे किसी को ऊपर में लकीर दइए नहीं, किसी के ऊपर में लकीर है नहीं, यानी किसी के ऊपर में बार नहीं है, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। तो तुम लोगों को हम तीसरा छोड़ रहे हैं, तीसरा कौन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखेंगे, सारा सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5 पे। 5 नंबर क्या करता, निम्न में से बहुक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, ऐसा कौन ठोस है जिसको पहले क्रिस्टल और गर्म करके पिघलाने के बाद अक्रिस्टल में चेंज हो जाता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, उसी ठोस को हम लोग बोलेंगे पॉलीक्रिस्टल। चेक करेंगे, चीनी तो आपका नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको हम गर्म करेंगे ठंडा करेंगे फिर भी चीनी बनेगा। कांच आपका क्या है, कांच तो अक्रिस्टल है तो ये आ ही नहीं सकता है, हीरा आपका क्रिस्टल है तो आ ही नहीं सकता है। जरा सा चेक करो, वाटर जिसको बालू बोलते हो, बालू को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे पिघल जाएगा, ठंडा होगा तो कांच बन जाएगा। इसको पिघलाएंगे बाद में कांच बन जाएगा। जब कांच बनता है तो इसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, ओके, और इसको हम लोग एमॉर्फस बोलते हैं। तो ये दोनों गुण को दर्शा रहा है, पहले क्रिस्टल जब गर्म करके ठंडा हो तो ये हमारा एमॉर्फस, तो ये हमारा पॉलीक्रिस्टल के अंतर्गत चला जाता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा बर्फ भी आपका पॉलीक्रिस्टल के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 चलते हैं, ठीक है, रेडी रहोगे 6। चलो 6 में क्या है, क्रिस्टल तलों को पूर्णांक के समुच्चय के रूप में लिखा जाता है, कहलाता है। अभी जस्ट आप लोग को बोले थे मिलर अंक किसको बोला जाता है, या मिलर सूचकांक किसको बोला जाता है, या मिलर इंडिसेस किसको बोला जाता है, ठीक है। 3 नाम है, 3 में से कोई भी आप लगा सकते हो। चलो चेक करो, इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, तो डी हो जाएगा। क्लियर, तो अब जैसा देखेंगे हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक जो है ना, वो क्रिस्टल का डिफिनेशन के बारे में बताया था, नहीं। अब चलेगा ब्रेग समीकरण जो होता है निकालना, तो याद रखिएगा एल लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2d sin थीटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्रिस्टल के डिफिनेशन के बारे में बताया था, ये आपका एल लैम्डा और 2d sin थीटा बताया था। ये ब्रेगी चालक जो होता है 7 प्रकार के क्रिस्टल के बारे में बताया था और 14 संरचना के बारे में, ठीक है। तो मिलर अंक तो ये जो पूर्णांक के रूप में एक्सचेंज करने के लिए अभी आप लोग को जस्ट बताए थे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 4 ऑप्शन में से एक सही इसका, क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। बाबू तुम लोग ध्यान से कंटिन्यू एकदम देखना, ठीक है, एकदम इधर उधर नहीं करना। अब सारे सवाल आपका इजी है। ठोस पदार्थ को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया, आपको एनसीईआरटी के अनुसार बताना है। बाबू ठोस पदार्थ को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक क्रिस्टल दूसरा एमॉर्फस, लेकिन तीसरा एक होता है जिसको हम लोग पॉलीक्रिस्टल बोलते हैं, लेकिन जवाब आपको 2 ही देना है। ये एग्जाम में यदि पूछा भी जाएगा तो 2 ही मारना, ठीक है।
नेक्स्ट अब चलते क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर, देखो एकदम शॉर्ट आउट टाइम में चल रहा है। निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, जिसमें कौन है अक्रिस्टल ठोस। एकदम तैयारी करना चाहते हो शुरू से अंत तक तुम कंटिन्यू देखो। शर्करा मतलब चीनी, चीनी तो आपका क्रिस्टल होगा, ये तो आ ही नहीं सकता है, काट देंगे इसको, ये नहीं हो सकता। कांच बिल्कुल आ जाएगा, कांच सुपर कूलिंग लिक्विड, इसमें तरलता का गुण होता है, नहीं होता है, तरलता के गुण होने के कारण कांच को सुपर कूलिंग लिक्विड, और यदि इसका स्ट्रक्चर अणु का चेंज हो जाता है तो चला जाता है अक्रिस्टल में। तो इसका फाइनल आंसर ये सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें चेक करो। SiO2 उदाहरण है, इसका उदाहरण है SiO2। अब सबसे पहले देखो SiO2 में है क्या चीज, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। ठीक है, सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, SiO2 है ना, SiO2 है। चलो चेक करते हैं, Si के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 6 होता है। तो डबल बॉन्ड इसके साथ बना ले, कभी फिनिश। इधर से जाएंगे, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनेगा, फिनिश। अब देखेंगे सबका सब स्टेप पूरा हो रहा है। सबका सब स्टेप पूरा होने के साथ ये सहसंयोजी बंधन बना रहा है। अब ऐसा कौन सा ठोस होगा जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, तो हो जाएगा कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर, चलो SiO2 कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट चलो क्या रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सीख लो। निम्न में कौन ठोस विद्युत चालक, चालक समझ लो, करंट को आर पार कर देगा, या जिसमें करंट का प्रवाह होता है। विद्युत चालक होगा, आघात बल का मतलब तुरंत करंट को चूर नहीं होगा, सीप में बदल जाएगा। उसके बाद और तंग, तंग का मतलब उसे तार भी हम लोग खींच सकते हैं। ऐसा कौन सा क्रिस्टल होगा, चेक करेंगे। ऐसा एक ही क्रिस्टल होगा जिसका नाम क्या, धात्विक मेटेलिक। आयनिक तो नहीं होगा, आयनिक का कोई वाइब होता नहीं है। ठीक है, आयनिक जितने भी सॉलिड उसका वाइब नहीं बनेगा। आणविक जो है इसको जबरदस्ती ठोस बनाया गया। ठीक है, एक्चुअली ये नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। अब देखिए सहसंयोजी है, सहसंयोजी का भी वायर वाला गुण नहीं होता है, तो ये भी इसमें नहीं है, इसमें हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 चलते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, H2O बर्फ में किस प्रकार का आबंध पाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है H2O में। H2O में याद रखिएगा सभी बच्चे, H बॉन्ड के वजह से ये हमारा H2O चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और H बॉन्ड का आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ। H बॉन्ड पूरी चीज केवल तीनों को बनता है, चौथा है ये नहीं है, जिसका नाम है शॉर्टकट में फोन। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन H बॉन्ड सेल्फ बनाता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड या सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब देखेंगे, यदि H जुटेगा H के साथ तो HF बनाएगा, ये भी लिक्विड स्टेट में। ओके, यदि H जाएगा O के साथ H2O बनाएगा, ये भी लिक्विड स्टेट में। यदि H जाएगा N के साथ NH3 बनाएगा, ये भी लिक्विड स्टेट में। H बॉन्ड के कारण ये सब लिक्विड स्टेट में होता है। अब बताओ इसमें से 3 के अलावा चौथा कोई होगा ही नहीं पूरे केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री आप जब तक पढ़ोगे H बॉन्ड प्यारे बच्चों तीनों को मत याद रखिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चौथा नहीं होगा। क्लियर, चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो इसके अनुसार आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। सवाल नंबर 12, निम्न में से क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठोस है, कौन होगा। इसका क्या देखो, पॉलीथीन तो इसका होगा नहीं, ये भी पॉलीथीन है, ये हमारा टेफ्लॉन प्लास्टिक का नहीं होगा, कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होगा NaCl। ये हमारा क्रिस्टल है, आयनिक। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस है। देखो अभी तो नॉर्मली ये 2-3 लेक्चर का है, इसलिए सब इजी ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और यदि कंटिन्यू आप है तो सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, शुरू से तक इजी लगे तो पढ़ने में बहुत मजा आता है, नो डाउट। चलो निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, चलो सेलोफोन। सेलोफोन देखिए आपका ये अक्रिस्टल हो जाएगा। अब देखेंगे बेक्वेई का अम्ल की जैसे बात करेगा, याद रखिएगा 2 प्रकार का उसमें आया होगा, प्लस माइनस वाला, तो आयनिक में चला तो क्रिस्टल का प्रकार है क्वार्टर SiO2। अभी जस्ट आपको पता है SiO2 आणविक ये सहसंयोजी ठोस है जो क्रिस्टल का टाइप हो जाता है। आप देख सकते हैं इनमें से सभी तो बिल्कुल गलत है, ये सबका सब गलत है, इसका ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले कहा इसमें क्वेश्चन का टोटल 17 है, आप 14 तक आ गए, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ, कंटिन्यू बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है, चलेंगे। ग्रेफाइट की ज्यामितीय संरचना हमारे जैसे क्वेश्चन आता है, हमारे जवाब से पहले आपका जवाब कमेंट सेक्शन में, तब हमें पता चलेगा कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका हो जाएगा सेट खोल में। ठीक है, चलेंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं 15, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है। अंतः केंद्रित मतलब इसको हम दूसरा बोलेंगे तार।
अंतर का दूसरा नाम याद रखिएगा क्या है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे बीसीसी। पुलिस का नाम था बॉडी सेंटर्ड क्यू, ठीक है, पुलिस का नाम बॉडी सेंटर्ड क्यू होता है, याद रखिएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यू में टोटल नंबर ऑफ एटम जो होता है वो 2 होता है। प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड आपको हम एक एनिमेशन डालेंगे, आप जरूर उसको देखना है। एनिमेशन ये क्लियर हो जाएगा आपका कि 8 पार्ट 1/8 पार्ट कैसे होता है, या 1/2 पार्ट कैसे होता है, 1/4 पार्ट कैसे होता है। ये तीनों आपको वीडियो अगला लेक्चर जो आएगा उसमें एनिमेशन देगा, आप जरूर उसको वॉच करना, ठीक है। तो नेक्स्ट फिलहाल अभी ये समझ लो कि इसमें 2 होते हैं, अब इसके कुछ ट्रिक एंड टेक्निक बताएंगे, आपको निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता चेक करो, घनीय क्रिस्टल समूह के कोण की लंबाई, यदि घन होगा तो घन तो आपको पता है जिसमें ए बी सी होगा, ठीक है, और सबके सब बात करेंगे, ये ए है, ठीक है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। घन होगा तो ये सबका सब क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर है ना। तो ए बी सी इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हम बात करेंगे। कहता है फलक केंद्रित एकक कोशिका के कणों की संख्या को निरूपित किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा दिया कि इससे रिलेटेड देखेंगे, एससी का नंबर ऑफ एटम 1 होता है, बीसीसी का बीसीसी हो या बच्चों ईसीसी हो, दोनों का जो नंबर ऑफ एटम होता है ना वो 2 होता है, ओके। एक आपका एफसीसी होता है, इसका नंबर ऑफ एटम 4 होता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको एक एनिमेशन जाएगा नेक्स्ट डे, उसको जरूर वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसका जो निकालते केवल किताब में पढ़ते 1/8 1/2 1/4 केवल पढ़ते देखते हैं, लेकिन इसको एनिमेशन के थ्रू आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। चलेंगे तो एफसीसी जैसा देखेंगे, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूब का 4 नंबर ऑफ एटम होगा, क्लियर हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्लियर हो गया, पहला डीपीपी का। कल आपका दूसरा डीपीपी का आंसर, और कल आपका टेस्ट भी ऑफलाइन क्लास में, तो कंटिन्यू आप रहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ये वीडियो के साथ आपका नेक्स्ट लेक्चर जरूर रहेगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।